हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल अमर सायर फार्मेसी। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे ड्रग इंस्पेक्टर ईयर 2015 के क्वेश्चन पेपर। ठीक है, इसके हम पहले भी 2 पार्ट डाल चुके हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट में हमने 16 क्वेश्चन सॉल्व किए, उसके अगले पार्ट में हमने 14 क्वेश्चन सॉल्व किए और आज के पार्ट में हम और 15 क्वेश्चन उससे सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ पर पहला सवाल हमसे पूछा गया है, थायरॉक्सिन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम। थायरॉक्सिन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम, थायरॉक्सिन किससे बनता है? ठीक है, पहला है सिस्टीन, टायरोसिन, आर्जिनिन, एलानिन। ठीक है, इन सबको हमको सोचना पड़ेगा, ये मेडिसिनल केमिस्ट्री का सवाल है। ठीक है, तो हम सोचेंगे, अगर हम स्ट्रक्चर याद करें थायरॉक्सिन का तो आइए देखते हैं। ये देखिए, हम अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो हमारा टायरोसिन है वो इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल है बहुत, किसमें? थायरॉक्सिन के अंदर। ठीक है, तो हमारा जो टायरोसिन है वो मेन बेस स्ट्रक्चर है किसका? हमारे थायरॉक्सिन का। ठीक है, थायरॉक्सिन का हमारा बेस स्ट्रक्चर हम देख चुके हैं। ये देखिए, ये जो और ये रहा। ठीक है, तो कौन सी रिंग है? हमारी टायरोसिन की रिंग है इसके अंदर। ठीक है ना, तो आगे जाके हम देखें, अगर आगे हम देखें, आगे क्या लिखा है? मीसोप्रोस्टल। आगे देखेंगे तो हमारे क्या लिखा है? मीसोप्रोस्टल इज अ, मीसोप्रोस्टल है इसमें से, मीसोप्रोस्टल है प्रोस्टाग्लैंडिन E1 एनालॉग। ठीक है, तो मीसोप्रोस्टल इनमें से होगा प्रोस्टाग्लैंडिन E1 एनालॉग। तो अब इसके ऑप्शंस हम सारे डिस्कस कर लेते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन एंटागोनिस्ट, ठीक है, ये मीसोप्रोस्टल नहीं है। ठीक है, ये क्या है? प्रोस्टाग्लैंडिन E1 एनालॉग, मतलब प्रोस्टाग्लैंडिन E1 की तरह काम करने वाला एक एजेंट है। ठीक है, हम समझ गए। अब मीसोप्रोस्टल का क्या काम है? मीसोप्रोस्टल का हमारी बॉडी में काम है, हमारी बॉडी फीमेल्स की बॉडी में इसका काम होता है आर्टिफिशियली अगर लेबर इंड्यूस करानी है तो हम क्या देते हैं? मीसोप्रोस्टल। अब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, अगर मेडिकली प्रेगनेंसी खत्म करनी है तो हम क्या करते हैं भाई? मीसोप्रोस्टल के साथ हम एक ड्रग देते हैं जिसका नाम है मिफेप्रिस्टोन। ठीक है, मिफेप्रिस्टोन देते हैं हम, मिफेप्रिस्टोन नाम का ड्रग देते हैं, जिससे क्या होता है? ये प्रेगनेंसी खत्म हो जाती है। ठीक है, तो मिफेप्रिस्टोन क्या है? मिफेप्रिस्टोन है एंटीप्रोजेस्टिन। ठीक है, मिसोप्रोस्टल का प्रोजेस्टिन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ना, और क्या? प्रोस्टाग्लैंडिन E2 एनालॉग, ये मिसोप्रोस्टल नहीं है। प्रोस्टाग्लैंडिन E1 एनालॉग काम क्या करते हैं? जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन हम सब जानते हैं तब बनते हैं जब हमारी बॉडी में पेन होता है। ठीक है ना, तो NSAID, जब भी कोई NSAID की थेरेपी पे होता है तो उसके गैस्ट्रिक अल्सर्स हो जाते हैं। ठीक है, तो उनको ट्रीट करने के लिए हम क्या देते हैं? मिसोप्रोस्टल देते हैं। ठीक है, फीमेल्स में। तो आगे हम देखें, अब लिखा है CPCSEA डील्स विद। CPCSEA का फुल फॉर्म अगर हम जाने तो CPCSEA का फुल फॉर्म है कमिटी, कमिटी फॉर द पर्पस, कमिटी फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोल, ऑफ कंट्रोल एंड प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन ऑफ लैब, सॉरी लैब नहीं, ऑफ एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स, एनिमल्स, ये है CPCSEA का फुल फॉर्म। तो इससे फुल फॉर्म से ही हम जान जाएंगे क्या बोल रहा है। एथिकल यूज मतलब कि अब हमारा जो भी लैब एनिमल्स हैं, जैसे मंकी हो गए, डॉग्स हो गए, ठीक है, रैबिट हो गया, तो वो जानवर हैं, तो हम उनको बिना मतलब तो परेशान कर नहीं सकते। ठीक है, वो सही बात नहीं है, वो इमोरल चीज है, गलत है। तो उसका ध्यान रखने के लिए कि एनिमल्स पे बिना मतलब टॉर्चर ना किया जाए। ठीक है,
बिना मतलब टॉर्चर की बात यहाँ पर हो रही है जब भी क्लिनिकल ट्रायल फेज होता है, ठीक है, प्री क्लिनिकल स्टडीज होती हैं, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, पहले एनिमल्स पे ड्रग्स को टेस्ट किया जाता है, फिर उसके बाद ह्यूमंस पे आते हैं, ठीक है ना। तो उसमें एनिमल्स को बिना मतलब टॉर्चर ना किया जाए उसका कौन ध्यान रखता है, CPC SCA इन्होंने गाइडलाइंस बनाई है जिससे एनिमल्स को हम बचा के रख सकें, उनका एक टॉर्चर ना हो उनके साथ, ठीक है। अब अगला सवाल बोल रहे हैं, अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है सेरेंडिपिटी इज, सेरेंडिपिटी ये इंग्लिश का शब्द है, सेरेंडिपिटी सेरेंडिपिटी क्या है, सीरियस एडवर्स इफेक्ट, नहीं, सेरेंडिपिटी ये नहीं है। टॉक्सिसिटी मतलब जहरीला, नहीं ये भी नहीं है। ऑब्जर्वेशन बाय चांस सही आंसर होगा इसका। ऑब्जर्वेशन बाय चांस मतलब सेरेंडिपिटी तब बोलते हैं, लक बाय चांस कहते हैं ना, जैसे कि हम करने गए थे, हम ऐसी कोशिश कर रहे थे और सच में रिजल्ट आ गया, ठीक है, तो वो क्या होगा, सेरेंडिपिटी होगा। अब देखें हम आगे, अगला 35 नंबर का सवाल, 35 नंबर का सवाल हमसे क्या कह रहा है, वंस अ वीक एडमिनिस्ट्रेशन, वीक में एक बार देना है, कौन सा ड्रग होगा इनमें से विच हैज प्रोफिलैक्टिक एक्टिविटी। प्रोफिलैक्टिव का मतलब होता है प्रिवेंशन, प्रोफिलैक्टिव मतलब डिसीज हुई नहीं है उसको क्या करें हम, डिसीज होने से पहले हम जो प्रिकॉशंस लेते हैं वो होते हैं प्रोफिलैक्टिक एक्टिविटीज, ठीक है। अगेंस्ट बैक्टीरिया बैक्टीरीमिया caused by mycobacterium avium complex in AIDS। अब माइकोबैक्टीरियम एवियम ये क्या है, ये एक माइक्रोब है, ऑपर्चुनिस्टिक माइक्रोब है। अब एड्स क्या है हम सब जानते हैं, एड्स है भाई अक्वायर्ड अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है, अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है एड्स। इम्यूनो डेफिशिएंसी का क्या मतलब है, इम्यूनिटी लो, इम्यूनिटी कम हो गई, ठीक है। अब ये बोल रहा है बैक्टीरीमिया। अब जब भी जिस किसी को भी एड्स होती है उसके अंदर क्या होता है, हमारे CD4 सेल्स होते हैं। CD4 सेल किसका पार्ट है, हमारे अडेप्टिव इम्यूनिटी। इम्यूनिटी दो तरीके की होती है, टाइप 1 जो इन्नेट इम्यूनिटी बोलते हैं, ठीक है, और एक होती है अडेप्टिव इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी का काम बहुत छोटा रोल है, अडेप्टिव इम्यूनिटी का काम बहुत बड़ा रोल है, ठीक है, जो ज्यादातर हमको डिसीजेस से बचाती है वो कौन सी है, अडेप्टिव इम्यूनिटी। तो उसके अंदर आते हैं CD4 सेल्स, ठीक है। तो ये कोई भी अगर डिसीज या बैक्टीरिया या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो अगर बॉडी के अंदर आ रहा है इन्फेक्शन कॉज करने के लिए तो CD4 सेल्स बॉडी बनाती है। अब इनकी मात्रा क्या होती है एड्स के अंदर कम हो जाती है, ठीक है, कम हो गई है मात्रा, एड्स है, ठीक है ना, तो क्या होगा, इम्यूनिटी भी कम हो गई। तो अब ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ड्रग एक हफ्ते में एक बार देना होता है जो क्या करे, हमको प्रोफिलैक्टिक एक्टिविटी दे, कि मतलब प्रिवेंशन वाली एक्टिविटी दे। तो इसमें हम क्लेरिथ्रोमाइसिन है हमारा, एक एंटीबायोटिक है, ठीक है, इसकी हाफ लाइफ होती है बहुत कम, तो हफ्ते में एक बार देने से कोई मतलब नहीं। फिर हमारा एजिथ्रोमाइसिन, ठीक है, इसकी एक्टिविटी बहुत लंबी होती है, इसकी हाफ लाइफ है वो 68 आवर्स की होती है, 68 आवर्स की इसकी हाफ लाइफ है। तो इसको हफ्ते में एक बार देते हैं। माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम एवियम क्या है, बैक्टीरिया है जिसकी में माइकोलिक एसिड है, ठीक है, और एक अपॉर्चुनिस्टिक माइक्रोब है। इसमें क्या मतलब है अपॉर्चुनिस्टिक का मतलब, जैसे इसको मौका मिलता है ये इन्फेक्शन कर देता है। एड्स में इसको कहाँ मौका मिला, इम्यूनिटी कम हो गई, इसने इन्फेक्शन कर दी, ठीक है। रिफाब्यूटिन इसका नहीं है। आइसोनियाजाइड हम सब जानते हैं किस में आता है, आइसोनियाजाइड तो एंटीट्यूबर ड्रग है, ठीक है। और हो गया ये, हम आगे जाके देखें अब क्या लिखा है, क्लिनिकल ट्रायल्स फॉर द इंपोर्ट ऑफ, ठीक है, क्लिनिकल ट्रायल्स फॉर इंपोर्ट एंड मैन्युफैक्चर ऑफ न्यू ड्रग आर टू बी कैरिड आउट एज पर। अब ये किसके क्या पूछ रहा है, क्लिनिकल ट्रायल करने हैं, ठीक है, किसके लिए, इंपोर्ट एंड मैन्युफैक्चर ऑफ न्यू ड्रग, इंपोर्ट यानी आयात कराने के लिए और मैन्युफैक्चर यानी बनाने के लिए नया ड्रग। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब शेड्यूल C1 तो भाई देखो ये फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस का सवाल है। शेड्यूल C एंड C1 क्या है, शेड्यूल C1 हमको बताता है बायोलॉजिक्स के बारे में, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट जो भी आते हैं, जैसे वैक्सीन आती हैं, टॉक्सॉइड आते हैं, सेरा आती है, ठीक है,
तो शेड्यूल सी हमको इसका बताता है। शेड्यूल C1 किसके बारे में बताता है हमको? शेड्यूल C1 हमको और बायोलॉजिकल जो भी नए आए हैं हमारे फॉर्मुलेशन उनके बारे में बताता है। यूजीसी गाइडलाइन क्या है? यूनियन ग्रांट्स कमीशन। इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, ये हायर स्टडीज, ठीक है, जो भी हमारी कंट्री में है उसको रेगुलेट करती है। यूजीसी गाइडलाइन हमने बता दिया। शेड्यूल वाई, शेड्यूल वाई इसका सही आंसर है। शेड्यूल वाई हमको बताता है कि अगर अगर कोई नया ड्रग आपको इंपोर्ट या मैन्युफैक्चर करना है तो वो आपको उसके लिए क्या क्या गाइडलाइंस है, क्या क्या रूल फॉलो करने होंगे, ठीक है। इनसा INSA गाइडलाइंस क्या है, ठीक है। INSA गाइडलाइंस, INSA है इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी। कोई भी रिसर्च करनी होती है, ठीक है, तो उसकी परमिशन कौन देता है? INSA, ठीक है। तो और उसके लिए उसने गाइडलाइंस भी बना रखी है कि कैसे करना है, क्या काम करना है, ठीक है। देखिए अगला आता है क्वेश्चन नंबर 37 है हमारा अगला सवाल। फेज 4 ऑफ क्लिनिकल ट्रायल। अब क्लिनिकल ट्रायल हमको पता है 1, 2, 3 एंड 4, 4 फेज टोटल होते हैं इसके, समझ गए भाई। पहला तो होता है कम लोगों और हेल्दी में, हेल्दी पीपल में होता है, ठीक है। फिर किस में होता है? फिर डिसीज्ड पीपल में होता है, ठीक है ना। डिसीज पीपल माने जैसे कोई भी नया ड्रग आया, वो बोला भाई टीबी ठीक करता है, पहले उसको क्या करेंगे, ठीक है, पहले थोड़ा डोज उसको हेल्दी पेशेंट्स में देकर देखेंगे, फिर उसको पेशेंट्स देंगे जो जो टीबी के पेशेंट है, ठीक है, उनमें देके देखेंगे। फिर क्या करेंगे? फिर बड़े स्केल पर आएंगे, मास स्केल पर हम करेंगे, लोगों को देंगे, कंपैरिजन होगा कि भाई क्या साइड इफेक्ट आ रहे हैं, किस में क्या आ रहा है, किस में क्या नहीं आ रहा। और फेज 4 होता है आफ्टर मार्केट स्टडी का, कि मार्केट के अंदर ड्रग आ चुकी है, फुल यूज हो रहा है और पूरा जो लाइफ टाइम ड्रग मार्केट के अंदर रहेगा, ठीक है, तब तक वो क्या क्या इफेक्ट दे रहा है, वो सब क्या चलता है? क्लिनिकल ट्रायल फेज 4 में चलता है, ठीक है। तो इसका हम समझ गए आफ्टर ड्रग अप्रूवल होगा, ठीक है। अब बिफोर ड्रग अप्रूवल तो फर्स्ट 3 स्टेप्स होते हैं, ठीक है, फर्स्ट 3 फेज होंगे। ड्यूरिंग फार्माकोलॉजिकल स्टडीज तो क्लिनिकल ट्रायल से भी पहले होती हैं, जानवरों पे की जाती हैं, उसके बाद ह्यूमंस पे आते हैं। ड्यूरिंग फार्माकोकाइनेटिक स्टडी, फार्माकोकाइनेटिक एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, ये सारी स्टडीज होती हैं, तो ये भी पहले की जाती हैं ड्रग फेज 4 से, ठीक है। आगे हम देखें, अब लिखा है क्वेश्चन नंबर क्या आया? हम क्वेश्चन नंबर आए हम 38 पे। गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस लिखा है, किस पे काम करती है? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन गाइडलाइन देती है इसकी, या OECD है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिकल कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। अब आगे आता है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, ये हमें नहीं बताती, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स नाम से पता चल रहा है फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स के बारे में बताएगी भाई, ठीक है। ISO गाइडलाइंस, ISO है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। ये हमको बताती है कि चीज की क्वालिटी कैसी है, स्टैंडर्ड्स जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स चल रहे हैं उनके लेवल की है या नहीं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा? OECD गाइडलाइन से हमको ये बताती है कि गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस क्या है। इंटरनेशनल कम्युनिटी है ये पूरी, ठीक है, पेरिस के अंदर बनी है ये, वहां से इंडिया भी इसका पार्टनर है। ये पूरे वर्ल्ड में देखती है, जो इसके पार्टनर कंट्रीज हैं, कि वहां पे गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस, यानी जो लेबोरेटरी में जिस हिसाब से इक्विपमेंट होने चाहिए, उनका वैलिडेशन होना चाहिए, वो सब है या नहीं है, ठीक है। अब लिखा है एज पर GLP सर्टिफिकेशन, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस के मुताबिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आर्काइविंग द डेटा एंड सैंपल्स इन अ क्लिनिकल ट्रायल इज विद, ठीक है। तो अभी पूछ रहा है क्लिनिकल ट्रायल का जो डेटा है उसको रिकॉर्ड करके उसको कलेक्ट करने का काम किसका है, ये पूछ रहा है GLP के अकॉर्डिंग। तो पहला है ऑप्शन टेस्ट फैसिलिटी मैनेजमेंट, स्टडी डायरेक्टर, प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर या QA डिपार्टमेंट, ठीक है। तो इसको थोड़ा ऊपर लेकर देखें अपन। अब देखें, अगर ये बोल रहा है भाई कि हमारा जो हमने क्लिनिकल ट्रायल GLP सर्टिफिकेट है हमारा, जो भी हमने सैंपलिंग करी है, जो भी सैंपल पे हमने काम किया है, ठीक है, तो GLP के अकॉर्डिंग
उसको रिकॉर्ड करने का, कलेक्ट करने का काम किसका है, उसकी देख रेख संभाल करने का काम किसका है। तो पहला ऑप्शन देता है टेस्ट फैसिलिटी मैनेजमेंट। तो नाम से पता चल रहा है टेस्ट फैसिलिटी, मतलब जो भी हमने टेस्टिंग किए होंगे उसकी फैसिलिटी वो हमको देगी। तो आंसर हो जाएगा यही, टेस्ट फैसिलिटी मैनेजमेंट का काम है जो भी सैंपल्स हैं उसके जो टेस्टिंग की है उसकी देख रेख करना, वो सारा रिकॉर्ड बनाकर रखना। स्टडी डायरेक्टर का क्या काम है, स्टडी डायरेक्टर तो बोलता है भाई कोई स्टडी चल रही है, उसका जो हेड होता है उसको बोलते हैं स्टडी डायरेक्टर। जैसे मान लीजिए बॉम्बे में एक स्टडी चल रही है किसी के ऊपर, ठीक है, किसी डिसीज के ऊपर या एड्स के ऊपर, टीबी के ऊपर कोई सैंपल आया, उस पर रिसर्च चल रही है, ठीक है। तो जो टॉप का जो अधिकारी होगा, जो बॉस होगा, वो कौन होगा, स्टडी डायरेक्टर, ठीक है। अब नीचे लिखा है प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर। अब एक स्टडी बॉम्बे में चल रही है, एक चल रही है देहरादून, एक कोलकाता में चल रही है, एक जयपुर में चल रही है, इतनी 5 जगह स्टडीज चल रही हैं, ठीक है। अब क्या करेगा, स्टडी डायरेक्टर अपॉइंट करेगा प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर। तो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर का क्या काम होगा, वो उसका काम होगा सारी जगह पे जो जो काम हो रहा है उनका डेटा लेकर आना और स्टडी डायरेक्टर को बताना कि भाई क्या काम हो रहा है और ये सारा जिस हिसाब से हम चाहते हैं वैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। तो वो उसका काम। और क्यों है, तो क्वालिटी एश्योरेंस का डिपार्टमेंट है, वो क्या काम है भाई, वो ये देखते हैं इक्विपमेंट सारे सही हैं, जो प्रोसेस स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है वो फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा, ताकि जो ओवरऑल प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो मेंटेन रहे, ठीक है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूजफुल इन प्रोफिलैक्सिस ऑफ माइग्रेन, ठीक है। माइग्रेन हो गया, किसी को माइग्रेन का दर्द हो रहा है, ठीक है, तो कौन सा ड्रग इनमें से हम लेंगे, ठीक है। अब इसमें अगर हम बात करें, अर्गोटामिन क्या है, एक अर्गोट एल्कोलॉइड है, सुमेट्रिप्टान है, प्रोपिरेनोलोल है, डोमपेरिडोन है। अब डोमपेरिडोन क्या है, प्रोकाइनेटिक है, ये क्या करता है, गैस्ट्रिक रिटेंशन टाइम, पेट से खाना जल्दी निकाल देता है, ये है D2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, ठीक है, डोपामिन D2 रिसेप्टर। प्रोपिरेनोलोल क्या, बीटा 1 बीटा 2 नॉन सिलेक्टिव, ठीक है, ये है एगोनिस्ट है, ठीक है। तो प्रोपिरेनोलोल क्या करता है, प्रोपिरेनोलोल हमारा एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग भी है और साथ ही ये क्या करता है, माइंड को शांत भी करता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, माइग्रेन का दर्द कम हो जाता है, ठीक है। आगे देखें तो क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज नॉट प्राइमरीली एलिमिनेटेड थ्रू किडनी, किडनी से कौन सा ड्रग बाहर नहीं निकलता। सबसे पहले देखें तो सीफोटेक्सिम है। सीफोटेक्सिम का जो हमारा थर्ड जनरेशन सीफेलोस्पोरिन है, ये भी थर्ड जनरेशन सीफेलोस्पोरिन है, ये अमीनोग्लाइकोसाइड है, ठीक है। और ये क्या है, हमारा पेनिसिलिन है, ठीक है। सीफोटेक्सिम किडनी से ही एक्सक्रीट होता है, जेंटामाइसिन किडनी से एक्सक्रीट होता है, सॉरी, बेंजाइल पेनिसिलिन ये भी किडनी से एक्सक्रीट होता है। केवल सेफोपेराजोन ही ऐसा ड्रग है जो लिवर जिसको मेटाबोलाइज करता है, ठीक है। और लिवर इसको मेटाबोलाइज करता है और इसको जो हमारी बॉडी के लिए लेस हार्मफुल, मतलब जो नॉट हार्मफुल चीज है उसमें कन्वर्ट करता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटाहिस्टामिनिस डज नॉट प्रोलॉन्ग QTC इंटरवल, ठीक है। अब हम इधर बात करें, ठीक है, अगर हम देखें कि भाई QTC इंटर, हमारा जो नॉर्मल ECG का स्ट्रक्चर रहता है वो कैसा रहता है, स्ट्रेट, ठीक है। तो इसको P वेव बोलते हैं, इसको Q बोलते हैं पॉइंट को, इसको RS, इसको R, इसको S और इसको T वेव बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा QRS कॉम्प्लेक्स हो गया पूरा एक, QRS कॉम्प्लेक्स हो गया हमारा एक, ठीक है। P वेव है, T वेव है। अब इसमें सवाल पूछा है, वापस बनाएंगे डायग्राम। अब इसमें देखिए थोड़ा डायग्राम, ये हमारा P वेव, ठीक है, ये हमारा P वेव है, ये P वेव, ये पूछ रहा है जो हमारा QT, QT मतलब ये हमारा Q पॉइंट है, ये हमारा T है, ये देखिए अभी हम बना के देखें,
तो ये जो इंटरवल है, ठीक है, क्यू टी इंटरवल, ठीक है, क्या होगा, क्यू टी इंटरवल को कौन लंबा नहीं कर रहा इनमें से, हमारा जो क्यू टी इंटरवल का जो टाइम है, क्यू टी इंटरवल हमको बताता है जो हमारे हार्ट का लोअर पार्ट है, वेंट्रिकल्स, वो कितनी देर में रीपोलराइज और डीपोलराइज होते हैं। ठीक है, डीपोलराइज बोले तो हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा, रीपोलराइज बोले तो हमारा हार्ट रिलैक्स होगा। ठीक है ना, तो ये 0.36 से लेके 0.44 सेकेंड का, ये देखिए इतना शॉर्ट क्यूटी इंटरवल होता है। इसके अंदर अगर हम देखें तो टर्फिनाडीन हमारा फर्स्ट जनरेशन एंटी हिस्टामिनिक ड्रग है। ये क्या करता है, ये क्यूटीसी जो हमारा इंटरवल है उसको एलोंगेट करता है। ठीक है, और वो कैसे करता है, ये करता है वेंट्रिकुलर एरिथमिया। अब एरिथमिया हम सब जानते हैं, हार्ट क्या करता है, साइनस रिदम लूज कर देता है। अब साइनस रिदम लूज कर देगी तो ये सारी ईसीजी क्या होती है, उसमें उसमें ईसीजी पूरी डिस्टर्ब हो जाती है, तो क्यूटीसी प्रोलंगेशन हो गया। मिजोलास्टिन, मिजोलास्टिन भी हमारा एंटीहिस्टामिनिक ड्रग है और ये प्रोलॉन्गेशन नहीं करता, तो इसीलिए ये टर्फिनाडीन गलत हो जाएगा और ये सही हो जाएगा। ठीक है, एस्टेमिजोल, ठीक है, ये भी हमारा एंटीहिस्टामिनिक ड्रग ही है। ठीक है, और ये क्या करता है, क्यूटीसी को प्रोलॉन्गेशन करेगा। एस्टिमिजोल ये जो ड्रग है, ये हमारा क्या है, पोटेशियम चैनल ब्लॉकर है। ठीक है, अब पोटेशियम चैनल ब्लॉक हो जाएंगे तो उससे क्या होगा, पोटेशियम चैनल ब्लॉक होने से हार्ट है जो, वो क्या होगा, उसकी बीट फास्ट हो जाएगी। अब हार्ट की बीट अगर फास्ट हो जाएगी तो फिर वापस ये हमारा ईसीजी का पूरा ग्राफ हिल जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये ऑप्शन में नहीं है। नेक्स्ट अगर हम देखें, Which of the following drug is used to treat bradycardia, heart block during anesthesia? अब ब्रेडिकार्डिया क्या होता है, डिक्रीज्ड हार्ट रेट होती है। ठीक है, हार्ट ब्लॉक क्या होता है, जो हमारा इंपल्स बनती है ऐसे नोड से और पूरे हार्ट में फैलती है, वो ब्लॉक हो जाती है, ये चीज बोली है। अब हम देखें क्या पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ड्रग हम दे सकते हैं ब्रेडिकार्डिया और हार्ट ब्लॉक को ठीक करने में एनेस्थीसिया के टाइम पे। ठीक है, तो अगर हम देखें इसके अंदर तो हमारा जवाब होगा, क्या होगा हमारा जवाब, आइए हम देखते हैं। हमारा जवाब होगा एट्रोपिन। ठीक है, एट्रोपिन होगा भाई, क्यों होगा एट्रोपिन, ठीक है, एट्रोपिन भाई क्यों होगा, ये क्या करता है, एट्रोपिन इज यूज्ड टू ट्रीट ब्रेडिकार्डिया, एट्रोपिन ब्रेडिकार्डिया ठीक करने का काम करता है। एंटी मस्केरेनिक एंटी कोलिनर्जिक ड्रग है ये क्या करता है, एसिटाइल कोलाइन, ये क्या है, एसिटाइल कोलाइन हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है। ठीक है, उसका क्या करता है, ये उसके एक्शन को ब्लॉक करता है मस्केरेनिक रिसेप्टर पर। अब क्या होगा, अब ऐसे नोड से हम सब जानते हैं भाई क्या होता है, इंपल्स जनरेशन होती है। ठीक है, इंपल्स जनरेशन ऐसे नोड से होती है। ठीक है, तो अब ब्लॉक के टाइम पे क्या होता है, हार्ट ब्लॉक के टाइम पे ऐसे नोड से जो इंपल्स कंडक्शन है वो रुक जाती है, बीच में टूट जाती है। ठीक है ना, तो अब ये किसके कारण होता है, M2 रिसेप्टर्स पर। ठीक है, बाइंडिंग, एसिटाइल कोलाइन की जो बाइंडिंग है वो M2 रिसेप्टर पर हो जाती है, तो उससे क्या होता है, हमारा ब्लॉक हो जाता है, हार्ट ब्लॉक हो जाता है, जो इंपल्स कंडक्शन है वो ब्लॉक हो जाती है। ठीक है, तो अब क्या करेगा एट्रोपिन, ठीक है, एट्रोपिन M2 रिसेप्टर्स पर बाइंड करेगा। ठीक है, एंटागोनिस्ट का काम करेगा और जो कंडक्शन है उसको आगे भेजेगा, उसको ट्रांसमिट करेगा। ठीक है, उससे क्या होगा भाई, उससे हमारा जो हार्ट ब्लॉक है वो ठीक हो जाएगा, इंपल्स कंडक्शन हो जाएगी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबैक्टीरियल ड्रग विल रिमेन इन बॉडी फॉर लॉन्गेस्ट। अब यहाँ पे बात हो रही है हाफ लाइफ की, हाफ लाइफ की बात करें तो सबसे ज्यादा ये देखिए हाफ लाइफ, बेंजाथीन पेनिसिलिन लॉन्ग एक्टिंग पेनिसिलिन है, 2 से 4 वीक इसकी हाफ लाइफ है। इथैम्ब्यूटोल है जो, इथैम्ब्यूटोल यहाँ पे फ्यू आवर्स लिखा है, इथैम्ब्यूटोल की जो हाफ लाइफ है वो है 4 से 6 घंटे की। एजिथ्रोमाइसिन की 68 आवर्स की है और कैनामाइसिन की 2 से 3 घंटे की है। ठीक है, सबसे ज्यादा क्या हो गया, ये हमारा बेंजाथीन पेनिसिलिन, इसकी सबसे लंबी हाफ लाइफ है, तो क्या होगा, सबसे ज्यादा देर तक बॉडी में रहेगा।
तो आज के लिए बस इतना ही हमने डिस्कस करे हैं ड्रग इंस्पेक्टर 2015 के क्वेश्चंस। आगे आने वाली वीडियोस में हम और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब।